तहलका खेज खबर, एमक्यूएम और पीटीआई एक साथ बैठ गई, मगर कहां बैठी है खबर देने वाला हूं। क्या पिंकी इमरान खान को सप्लाई करती थी? क्या सप्लाई करती थी? ये राज किसने फाश किया है और क्यों किया है? एमक्यूएम के एक अहम रहनुमा इस वक्त कहां पर है, ये बताने वाला हूं आपको। और बहुत बड़ी बड़ी खबरें, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम आपको देने वाले हैं एक बार फिर तहलका खेज खबर, और वो खबरें के जो आप देखकर सुनकर चौंक जाएंगे और हैरत में मुब्तला हो जाएंगे। मगर राज की बात यह है कि आपको मैं ये बताने वाला हूं कि एमक्यूएम और तहरीक-ए-इंसाफ एक ही जगह पर बैठ गई है। आप कहेंगे क्या ये बहुत बड़ी तब्दीली का इशारा है या फिर क्या मामला है? यहां तक के तहरीक-ए-इंसाफ के आपस के मुखालफिन भी एक साथ बैठ गए, मगर कोई ना बैठा तो एमक्यूएम के दो ग्रुप एक साथ नहीं बैठे। ये क्या खबर देने वाला हूं, बड़ी अहम चीज और बड़ी अहम तब्दीली की तरफ इशारा। क्या कराची में अंधा राज हो चुका है? और उसके बाद क्या इमरान खान को कुकिंग सप्लाई करने की बात किसने कही है? इमरान खान को नशा कौन दे रहा था या नहीं दे रहा था? ये तमाम राज आज के प्रोग्राम में हम फाश करने वाले हैं, मगर उसके लिए आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। डरना नहीं है, झिझकना नहीं है, कोई लापता नहीं करेगा, हम आपके साथ हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जरूर कीजिए। आइए अपनी गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। और पहली खबर वो खबर के जो कि छाई हुई है। एक मिनट स्पेस तो रखो ना यार। वो खबर के जो कि छा रही है वही अहम नुक्ता आपके सामने रखने वाला हूं। मैंने आपको अपने पिछले प्रोग्राम के अंदर वाज़ेह तौर पर यह इशारा दिया था कि पिंकी यानी कि अनमोल यानी कि ड्रग क्वीन के हवाले से जो तहकीकात हो रही है वो मंशियात की फैलाव, वो मंशियात के इस्तेमाल करने वाले और मंशियात को बेचने वालों से मुतल्लिक जरूर हो रही होगी, मगर उस पर एक अहम राज ये था कि उससे होने वाली इन्वेस्टिगेशन के खास पहलुओं को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। यानी कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैंने आपसे कहा था कि उसी में से ये खबर क्यों चलवाई गई थी कि उसका एक यूजर एमक्यूएम का एक रहनुमा है और एमक्यूएम पर ही ब्लेम गेम करने की कोशिश क्यों की गई थी? क्या उसके इस्तेमाल करने वालों में दीगर लोग शामिल नहीं थे? लेकिन ये जानबूझ के इस अमल को पॉलिटिसाइज किया जा रहा था, और क्योंकि हुकूमत इसमें फंस रही थी, क्योंकि सिंध हुकूमत के हवाले से सवालात उठाए जा रहे थे, क्योंकि पंजाब हुकूमत के हवाले से सवाल उठाए जा रहे थे, तो अब इसको एक सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही थी। अब जब आप इसे सियासी रंग देने की कोशिश करते हैं तो वो भी तो फिर मंशियात की कोई नहीं, वो भी तो यही करेगी। मुझे एक वाकया याद आया और फिर मैं आपको इस कहानी की पूरी तफसीलात देता हूं। एक जमाने में कराची के अंदर सोने की स्मगलिंग का सबसे बड़ा नाम एक था जिसका नाम था असलम भट्टी। हुआ ये कि असलम भट्टी के इख्तियारात और ताल्लुकात इस हद तक थे कि वो उस वक्त कराची दारुल हुकूमत हुआ करता था और वहां पर होने वाले सदर और उनकी बेगमात से भी उनके ताल्लुकात थे। एक वक्त ऐसा भी था कि सदर इस्कंदर मिर्जा थे, एक बहुत बड़ी पार्टी ऐवान सदर में चल रही थी और वहां जाकर असलम भट्टी ने बाकायदा ऐवान सदर के अंदर मौजूद इस्कंदर मिर्जा की बीवी को एक हीरो का सेट दिया था। वहां पर अय्यूब खान भी मौजूद थे जो कि उस वक्त फील्ड मार्शल थे। उन्हें यह बात बहुत बुरी लगी थी और जैसे ही अय्यूब खान ने इक़्तिदार पर कब्जा किया था तो जो पहला हदफ बना था वो असलम भट्टी बना था। असलम भट्टी ने बनते ही उसके बाद अदालत के अंदर खड़े होकर कहा था कि मेरे ताल्लुकात कहां तक है आप नहीं जानते और मैं तो सिर्फ ये एक छोटा सा हिस्सा हूं। ये जितने बड़े बड़े सियासतदान हैं, बड़े
बड़े लोग हैं वो सब मेरे साथ हैं और वो तमाम के तमाम लोग मेरे साथ ये काम करते हैं। उस वक्त उसकी ये खबर को पूरे तमाम अखबारात ने हेडलाइंस के तौर पर लिया था। आज बिल्कुल वही नौबत है। मुझे ऐसा लगता है कि 76 सालों में भी कराची के अंदर कोई तब्दीली नहीं हुई है। एक बार फिर इस अहम मामले को सियासी रंग दिया गया है। तो फिर जिस तरीके से असलम भट्टी को उस हवाले से गिरफ्तार कर ये मामला किए गए थे, क्या आज भी ऐसा ही मामला हो रहा है? जरा सुनिए और समझिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन को एक सियासी रंग देते हुए एमक्यूएम पर इल्जाम किया गया था, तो फिर अब उस मुल्जिमा ने भी इसी कार्ड को खेलने की कोशिश की है। उसका वकील अदालत में खड़े होकर, जबकि मुल्जिमा मौजूद है, वही शातिराना चाल चली जाती है और वो कहा जाता है कि इसे कराची से नहीं बल्कि इसे लाहौर से गिरफ्तार किया गया है। वहां पर उसका वकील ये कहता है कि इसे 22 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था और अब उसे कराची में पेश किया गया। पहला सवाल कि वो ये इल्जाम क्यों आयद कर रहा है कि मुल्जिमा अनमोल का वकील यानी कि पिंकी का वकील। वहीं पर पिंकी के वकील ने कहा कि हमारे पिंकी पर ये प्रेशर दिया जा रहा है, पिंकी पर ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि जनाब वो ये बयान दे कि बनी गाला के अंदर इमरान खान को अफ्यून वो सप्लाई करती थी। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात मैं नहीं बता रहा, ये बात मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूं कि जनाबे वाला ये बयान उसके वकील ने अदालत के अहाते के अंदर दिया है। मैं ये आपसे कह सकता हूं कि जब इस पिंकी को लाया जा रहा था, उसको उसके मुंह को दुपट्टे से छुपाया गया था, पुलिस पुलिस उसके साथ मौजूद थी, मर्द पुलिस उसके साथ मौजूद थे, उसे सहाफियों से दूर रखा जा रहा था। उसी वक्त वो अपना दुपट्टा हटाती है और कहती है कि मुझे ये दबाव डाला जा रहा है कि बनी गाला के अंदर मैं अफीम सप्लाई करती थी। ये मेरा दावा नहीं है। जब आपने इस इन्वेस्टिगेशन को सियासी रंग देने की कोशिश की तो वो मुल्जिमा भी तो यही करेगी कि इस सारे दाव को उसी तरफ खेलेगी। वो तमाम तहरीक इंसाफ के लोग कि जो कल तक मुल्जिमा को यानी कि अनमोल पिंकी को प्रोटोकॉल ना देने पर, उस पर प्रोटोकॉल देने पर उस पर सिंध हुकूमत पर इल्जाम आयद कर रहे थे, आज यकदम उन सबके लबो लहजों में तब्दीलियां रोनुमा हो गई और अब वो पिंकी की सपोर्ट में आ गए, है ना। क्योंकि बात आ गई खान पर, तो जाहिर सी बात है उसने एक गेम खेला और उसको मालूम था कि उसे शोहरत कैसे मिलेगी। उसे मालूम था कि जब अगर हुकूमत इस सारे मामले को सियासी तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है तो उसे अपना सियासी कार्ड कैसे खेलना है। वो अपने आप को सियासी विक्टिमाइजेशन के तौर पर लेकर जा रही है, यानी कि उसे पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन की तरफ लेकर जा रही है। दर हकीकत ये केस पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन इस पर होनी चाहिए थी कि मंशियात कैसे बनती है, मंशियात यहां तक पहुंचती कैसे, मंशियात को इस्तेमाल करने वाले कौन है, मंशियात को फरोख्त करने वाले कौन है, इसकी रोकथाम कैसे की जाए। लेकिन जब हुकूमती हलकों ने ही ये चाल चलना शुरू की कि अपने ऊपर आए हुए उसको प्रोटोकॉल दिए हुए दबाव को खत्म करना था, तो उससे अपने मुखालफिन पर इल्जाम लगाया। तो अब मुल्जिमा भी शातिराना खेल खेल रही है। वो अपनी शातिराना चाल की बुनियाद पर अपने आप को पॉलिटिकली गेन करने के लिए इस तरफ लेकर जा रही है। और उसके बाद यही हुआ कि तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ने कहना शुरू कर दिया कि जनाब ये तो जुल्म है, इसे जबरदस्ती इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि असल मामला कुछ और है। अब असल जिस तरीके से वहां पर एक बड़े साहब नाराज हुए तो यहां पर कौन नाराज हुआ? इस सारे मामलात का ताल्लुक किस हद तक वो ऑपरेशन से है कि जो कि फदियाल तारकुल साहिबा के कहने पर शुरू हुआ और ये मामला कहां पर जा रहे हैं। कहने का मकसद सिर्फ ये कि इस मामले में अब इसे सूरत हाल को तब्दील किया जा रहा है और इस सारे सूरत हाल को तब्दील करने का फायदा ऐसा लग रहा है कि बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर मुल्जिमा को दिया जाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए एफआईआर के अंदर इतनी बड़ी गलती की गई कि गार्डन के जिस घर से उसे गिरफ्तारी का दावा किया गया उसका एड्रेस गलत लिखा गया। यही वो नुक्ता था कि जिसे खास तौर पर इस वक्त मुल्जिमा के वकील ने उठाया और उसने कहा कि जल्दबाजी के अंदर और ये तमाम मामला के अंदर ये केस इस तरीके से फाइल किया गया कि उन्हें ये तक नहीं मालूम था कि किस घर से उसे गिरफ्तार किया गया। वीडियो जरूर बताई गई लेकिन ये दर हकीकत किसी और बात नहीं। यहां तक कि मुल्जिमा का वकील अगर ये बात कहता है कि 22 साल से वो यहां पर आ ही नहीं कराची और वो दावा करता है कि इसे लाहौर से गिरफ्तार करके कराची लाया गया, तो सवाल ये बनता है कि आखिर उसे लाहौर से कराची लाया ही गया था या फिर उसके वकील ने सिर्फ इस सारी सिचुएशन को डाइवर्ट करने के लिए दिया। मगर इंटरेस्टिंग अमल यह है कि हमारे यहाँ हर साल इसी तरह
का मामला होता है, पिछले साल अरमान का मामला हो, उससे पिछले साल एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी बीवी का दो माँ बाप का एक बाप और एक बेटी का स्कूटर के एक्सीडेंट में कत्ल हो, और उससे पहले कि कोई और सूरत हाल हो, हर साल एक नया वाकया एक नया जन्म लेता है, चंद दिनों खबरों की रौनक बनता है, मीडिया में हाइप बनता है, लेकिन वो जुर्म नहीं रोका जा सकता। ये माफिया की सरगर्मियां एक के बाद दूसरे में मुंतकिल होती है। जिस तरीके से ये बात देखी जा रही है कि गुज़िश्ता जब से पिंकी को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद भी क्या यहाँ पर मंशियात का सिलसिला उसी तरीके से जारी है? तो आपका जवाब होगा हाँ। अलबत्ता वही होता है जो इस बार हुआ, वही अफीम का रेट बढ़ जाता है, कीमत बढ़ जाती है, और फिर माल उसी तरीके से फरोख्त होना शुरू हो जाता है। मगर इन सारे मामलात से बढ़ साथ साथ एक और सियासी रंग भी शुरू हुआ और एक सियासी बड़ी खबर भी आई, और वो खबर ये कि एमक्यूएम के एक बड़े रहनुमा आजकल कहां पर मौजूद है, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन आज एक इवेंट हुआ, और आज उस इवेंट के अंदर डॉक्टर फारूक सत्तार, एमक्यूएम के रहनुमा, एमक्यूएम के डिप्टी पार्लिमानी लीडर तहा, और फिर उसके साथ साथ कौन मौजूद था? आप समझ रहे होंगे मैं किसी पीएसपी के रहनुमा का नाम लूंगा, नहीं 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 नहीं, वो तो अभी तक अलहदा अलहदा है। लेकिन हुआ ये कि डॉक्टर फारूक सत्तार मौजूद थे, और उनके साथ मौजूद थे तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल, और वो भी पाकिस्तान के, यानी कि पूरे पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल, और वो वहां पर मौजूद थे, और उनके साथ एक ही स्टेज पर दोनों एक साथ एक ही तरह की गुफ्तगू के लिए मौजूद थे। ये मैं आपको तहलका खेज खबर दे रहा हूं, मगर उससे बड़ी खबर यह है कि डॉक्टर फारूक सत्तार जहां बैठे हुए थे, वहां उसके बराबर में असद उमर बैठे हुए थे, उसके बराबर में तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी बैठे हुए थे, और लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार के उल्टे हाथ पर कौन था? ये खबर है, और वो थे जमाते इस्लामी के रहनुमा। हैरतअंगेज तौर पर असद उमर तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं। असद उमर पर बहुत तनकीद करती है तहरीक इंसाफ के, उन्होंने बुरे वक्तों में छोड़ दिया, लेकिन तहरीक इंसाफ का ही जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ के निकाले हुए रहनुमा के साथ मौजूद है, मगर एमक्यूएम के रहनुमा के साथ उस पूरी तकरीब के अंदर पीएसपी की कोई क़यादत मौजूद नहीं थी। मतलब कहने के लिए खबरें बहुत सारी हैं कि असद उमर को क्या तहरीक इंसाफ एक्सेप्ट कर उसी प्रोग्राम में ले आई है, और ये प्रोग्राम था क्या? दरहकीकत ये था कि अवामी नुमाइंदगी और बल्दियाती मामलात के हवाले से एक प्रोग्राम रखा गया था, और इसमें एमक्यूएम की तरफ से जहां डॉक्टर फारूक सत्तार और डिप्टी पार्लिमानी लीडर तहा थे, वहीं पर जमाते इस्लामी की क़यादत भी मौजूद थी, और एडवोकेट सैयद साहब वहां पर मौजूद थे, वहीं पर जहां पर असद उमर मौजूद थे। लेकिन असद उमर का तो इस वक्त किसी जमात से ताल्लुक नहीं, तो असद उमर क्या वहां पर तज्जिया निगार के तौर पर थे, लेकिन उसके साथ ही तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा भी मौजूद है। तो अब आपको यह लग रहा होगा कि क्या तहरीक इंसाफ, एमक्यूएम पाकिस्तान और जमाते इस्लामी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई मोर्चा बनाने की तरफ जा रही है? अरे हाँ, वहां पर फंक्शनल लीग के सरबराह सरदार रहीम भी मौजूद थे, तो फंक्शनल लीग भी वहां पर मौजूद थी, तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन नहीं थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वहां से यह तासुर उठना शुरू हुआ कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ तमाम सियासी जमातें एक होकर एक मार्के पर जा रही है। वो सियासी जमातें कि जिनके आपस के इख्तलाफात भी इतने ज्यादा हैं, वो एक दूसरे के सामने बरसरे पैकार भी रहती है, तो उस प्रोग्राम से ये तासुर देने की जरूर कोशिश की गई। लेकिन क्या ये तासुर उसी तरीके का तासुर है कि आपको याद होगा कि इसी कराची की तरक्की और कराची के मुस्तकबिल के हवाले से जब कामरान तेसूरी गवर्नर थे, तो वहां पर एक इवेंट हुआ था। उस इवेंट के अंदर सिंध से ताल्लुक रखने वाले, कराची से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे सहाफी, बहुत सारे तज्जिया निगार, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत सारे सियासतदान वहां पर मौजूद थे, और सबने जो बातें कही थी, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन बातों पर बहुत गुस्सा आया था। कामरान तेसूरी की शिकायत की गई थी। कादर मक्सी ने कराची में मार्च करने के, ऐसा कादर मक्सी वाले मामले पर भी आ रहा हूं, एक बड़ी खबर देने वाला हूं, आकर वहां पर मार्च करने की बात कही थी, और फिर उसको एक शोशा बनाकर बात देखा गया कि कामरान तेसूरी की बेदखली भी इसी वजह से हुई है, और फिर ये मामला हुआ। लेकिन कामरान तेसूरी है कहां? कामरान तेसूरी गवर्नर के ओहदे से हटते हैं, उसके बाद उनकी वालदा की तबीयत बेतहाशा खराब होती है, फिर उनकी वालदा का इंतकाल होता है, और उसके बाद ज़ाहिर है शोक के आलम में होते हैं। 9 और 10 तारीख के इवेंट में, खासतौर पर मार्का हक के इवेंट में वो नजर आते हैं, लेकिन एमक्यूएम का जो इवेंट हो रहा होता है प्रेस क्लब पर, उसमें वो नहीं होते। मगर उसके बाद 11 तारीख के बाद से कामरान तेसूरी साहब किसी भी स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे। तो सवाल यह है कि क्या उन्होंने
सियासी सरगर्मियों में, या खासतौर पे मार्का हक के बाद जिस तरह आपने एंट्री दी थी और अपनी वालदा के इंतकाल के बाद जब वो एक्टिव हुए थे, तो क्या आप बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है? आखिर 5 दिन से कमरान टिसोरी साहब कहां पर है? महकमा की इतलात है कि कामरान टिसोरी साहब शायद इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है। इतलात ये आ रही हैं कि ईद के पहले या कुछ ही 1-2 दिन पहले या ईद के फौरन बाद वो पाकिस्तान आएंगे और कराची की सियासत में वो दोबारा से शामिल होने वाले हैं। मगर इस हवाले से मैं एक बात जो आपको कौम परस्ती के हवाले से बात कह रहा था, तो अब जब से ये खबरें आना शुरू हुई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की को खींचा जा रहा है, ये खबरें हर बार आती है कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सिंध की हुकूमत ले ली जाएगी, उनके खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा और उनको वफाक में भी मुश्किल वक्त दिया जाएगा। तो उसके साथ ही एक साहब बोल पड़े और उसका नाम है नदीम अफजल चंद। नदीम अफजल चंद इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कहते हैं। वो पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, फिर तहरीक इंसाफ को कबूल हुए और जब वक्त बदला तो वो दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ गए। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ अगर ऑपरेशन हो गया तो सिंधी कौम परस्तों को कौन रोकेगा। ये उनका बयान जगह जगह वायरल है। अब आप इससे क्या समझ रहे हैं कि क्या इस वक्त सिंध के अंदर कौम परस्तों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रोका हुआ है, या फिर ये तासुर देने की कोशिश हो रही है कि अगर जैसे ही पीपल्स पार्टी पर ऑपरेशन होगा तो ये तमाम कौम परस्त रहनुमा एक्टिव हो जाएंगे और पीपल्स पार्टी एक बार भरपूर तौर पर दोबारा से सिंध कार्ड खेलेगी। हैरत अंगेज तौर पर यह बयान को बहुत सारे लोग मनफी तौर पर चला रहे हैं और ये तासुर उभर रहा है कि क्या वाकई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही इन तमाम कौम परस्त रहनुमाओं को चला रही है कि इन तमाम मूवमेंट्स को चला रही है। ये इल्जाम उस वक्त भी उठा था कि जब सिंध के अंदर नहरों का मामला उठा था, पंजाब के अंदर नहरों की बात उठी थी, तो उस वक्त भी ये तासुर सामने आ रहा था कि क्या इस पूरी कौम परस्ती तहरीक के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं पर इन्वॉल्व है। और अब अफजल नदीम चंद साहब का बयान ये सामने आना कि जनाब कौम परस्ती को कौन रोकेगा, ये कई सवालात को उठा रहा है, ये कई सवालात को जन्म दे रहा है और कई मामलात की तरफ आगे जा रहा है। कुछ बड़ी तब्दीलियां भी हो रही एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, कुछ बड़े इशारे भी मिल रहे हैं कि कुछ तब्दीलियां हो रही हैं, कुछ सियासी रहनुमाओं के दोस्तों के तबादलों और तकर्रुरियों की भी बातें हो रही हैं। लेकिन इस सब में हकाइक क्या है ये हम आगे चलकर आपको बताएंगे या अगले प्रोग्राम में इस हवाले से मैं आपको तफसील के साथ कुछ चीजें इशारा दूंगा। मगर एक अहम खबर और भी है और वो ये है कि पाकिस्तान के हवाले से जो रोल था अब वो अगले हफ्ते में मजीद बढ़ रहा है और अमेरिका और ईरान का एतमाद पाकिस्तान पर जहां बढ़ रहा है, वहीं यूएई से ये शिकायत बार बार मौसूल हो रही है कि यूएई से पाकिस्तानियों की बेदखली का अमल किया जा रहा है। मगर इस हवाले से अब तक जो चीजें सामने आ रही है वो बड़ी ही दिलचस्प है। इस वक्त भी यूएई के अंदर तकरीबन 15 लाख के करीब पाकिस्तानी मौजूद है और अब तक वहां पर उसकी तादाद में सैकड़ों की तादाद में जरूर कमी आई है, लेकिन लाखों की तादाद में कमी नहीं आई है कि जिसमें यह कहा जाए कि पूरे पाकिस्तान से लोगों को बेदखल किया जा रहा है। तो इसमें अफवाहों का घूमना, अफवाहों की गर्दिश बहुत ज्यादा है, लेकिन ताहाल इसमें अभी तक कोई ज्यादा ठोस अमली इकदाम या ठोस ऐसी चीजें अभी तक सामने नहीं आई है। मगर सूरत हाल बदल रही है, खत्ते में तब्दीलियां रोनुमा हो रही है, मगर इसके मजबूत असरात अब तक पाकिस्तान की अवाम को मिलना सामने शुरू नहीं हुए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5 रुपए की कमी का ऐलान करना ऐसे ही लगता है कि जैसे हातिम ताई की कब्र पर लात मारी गई हो और कहा गया हो कि जनाब हमने कितना ज्यादा दिलकश किया। मैं हैरत अंगेज था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऑफिशियल फेसबुक ट्विटर के पेजेस पर शहबाज शरीफ की तस्वीर लगाकर यह बताया गया कि अवाम के लिए, अवाम के दर्द के लिए वजीर आजम ने 5 रुपए की कमी कर दी। इस जंग के शुरू होने से पहले पेट्रोल की कीमत 250 रुपए थी, जो आज 400 से ऊपर है, यानी कि 150 रुपए का इजाफा हो चुका है। एक आम आदमी के बजट पर रोज की बुनियाद पर कम से कम महीने का 5 से 6 हजार रुपए जो स्कूटर चलाता है उस पर यह बोझ बढ़ चुका है। मगर हुकूमत है कि एक 5 रुपए की कमी का क्रेडिट लेती है, लेकिन जो कीमतें बढ़ रही हैं, जो मुसलसल इजाफा हो रहा है, उसे रोकने में मुसलसल नाकाम हो रही है। आदाद शुमार ये बयान करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत 198 रुपए
बाकायदा पेट्रोलियम लेवी और दीगर टैक्सेस की मद में ले रही है। यानी जो पेट्रोल आपको 400 रुपए का मिल रहा है उसमें 200 रुपए के करीब उसका टैक्स है। यानी कि जितनी इस वक्त पेट्रोल की कीमत नहीं है उससे ज्यादा टैक्स है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह नजर आ रही है कि हुकूमत अपने तमाम तर दावों के बावजूद भी बड़े बड़े जमींदारों, बड़े बड़े सनतकारों से अपनी टैक्स वसूल करने में नाकाम नजर आ रही है। उसकी एफबीआर का अमला मुसलसल तौर पर नाकाम नजर आ रहा है। पहले तो सिर्फ अपोजिशन ये बात कहती थी, लेकिन अब हुकूमत की इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी भी ये इल्जाम हुकूमत पर आयद कर रहे हैं कि जनाब वो टैक्स का नेट बढ़ाने में नाकाम रही है और इसका सारा का सारा बोझ अवाम पर डाल रही है। सूरत हाल इस हद तक गंभीर है कि आइंदा आने वाला बजट इससे भी ज्यादा बुरा होगा और अवाम पर महंगाई का बोझ और ज्यादा बढ़ेगा। हुकूमत फीकस आमदन को इजाफा करने में नाकाम नजर आ रही है और हुकूमत अपनी तमाम तर माशी पॉलिसियों के दावों के बावजूद भी आदाद शुमार के हिसाब से अब तक माशी तौर पर अपने आप को नाकाम ही साबित कर रही है। ये तमाम खबरें अभी तक हमने आपको दी है, लेकिन आइंदा दिनों में हम मजीद आपको कुछ तहलका खेज खबर देने वाले हैं। डरिएगा नहीं, झिझकिएगा नहीं, घबराइए नहीं और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इजाजत दीजिएगा।